वेलकम टू लॉ पिलर, दिस साइड तान्या सिंगल। आज की वीडियो में हम जनवरी 2025 के 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे पार्ट 1 के रूप में। इसके बाद आने वाली वीडियो में हम पार्ट 2 में आगे के नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द नॉलेज ड्राइव्ड फ्रॉम द अथॉरिटेटिव बुक स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 मीन्स व्हाट एज पर द डेफिनेशन इन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट एक्ट से एक डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा है कि वो किस चीज की डेफिनेशन है, जिसका आंसर हमें ये दिया हुआ है और पूछा है कि ये किस चीज की डेफिनेशन दी हुई है। तो ये दी हुई है कोडिफाइड नॉलेज की। कोडिफाइड नॉलेज की अमेंडमेंट एक्ट में डेफिनेशन दी है, द नॉलेज ड्राइव फ्रॉम authoritative book specified in the first schedule to the Drugs and Cosmetics Act. Next question, which of the following are consumer protection redressal agencies under the Consumer Protection Act 1986? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भी आ चुका है, बट ये जो क्वेश्चन आया है ये आया है 1986 वाले एक्ट से, जिसमें ये पूछा है कि कौन सी कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिड्रेसल एजेंसीज हैं 1986 वाले एक्ट में। तो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जिसको हम स्टेट कमीशन बोलते हैं, और उसके बाद है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो कौन कौन से हो गए? ए, बी एंड ई। देखते हैं कौन सा ऑप्शन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। ये 3 एजेंसीज हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जिसको हम स्टेट कमीशन भी बोलते हैं, फिर है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो ए, बी एंड ई, दिस इज द आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, The jurisdiction of International Court of Justice is based upon which principle? कौन से प्रिंसिपल पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का jurisdiction based है? तो ये है the principle of consensual basis। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को जो jurisdiction मिलता है वो कोई मैंडेटरी jurisdiction नहीं होता। जब स्टेट्स खुद कंसेंट देती हैं कि हाँ हमें जो हमारा मैटर है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू रिजॉल्व करवाना है, तभी आईसीजे के पास jurisdiction आता है। इसलिए इसमें कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है? प्रिंसिपल ऑफ कंसेंशुअल बेसिस। जब सारे स्टेट्स का कंसेंसस बनता है जिनके बीच में डिस्प्यूट्स है, वो सब चाहते हैं कि हम आईसीजे में जाएं, तो ही आईसीजे के पास jurisdiction आता है। ये क्वेश्चन है, द jurisdiction ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बेस्ड अपॉन विच प्रिंसिपल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनैलिटी इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड पर्सोना। पर्सोना जिसका मतलब क्या है? मतलब हमें एक ग्रीक वर्ड दे दिया पर्सोना, हमें बताना उसका मीनिंग क्या है। तो इट मीन्स मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये मैच द फॉलोइंग है, टॉर्ट के केसेस हैं जिनको हमें मैच में लगाना है। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी के लिए केस हो जाएगा हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी का। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एमसी मेहता के केस से आया है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी राइलेंड्स वर्सेस फ्लेचर के केस से आया है। और वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के केस से आया है। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी आया है, वाइकेरियस लाइबिलिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ए का 1, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों में ही है। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एमसी मेहता बी का 4, ये जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। सी का 2 यानी कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के राइलेंड्स वर्सेस फ्लेचर और वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट के लिए पेनिनसुलर वाला केस। ये हो गया ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ थॉट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो स्कूल ऑफ थॉट जो हम जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे का क्लासिकल ग्रीस एंड द आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ, ऑलमोस्ट 5th सेंचुरी के आसपास का। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास थॉमस हॉब्स 17th सेंचुरी के आसपास का। फिर बेंथम और ओरिजिन ऑफ यूटिलिटेरियन जूरिस्प्रूडेंस ऑलमोस्ट 18 to 19 सेंचुरी के आसपास, 18th to 19th सेंचुरी के आसपास। और लॉन फ्लर जो है वो अभी 20th सेंचुरी के आसपास के हैं, यानी कि नया कंसेप्ट है उनका। तो सबसे पहले कौन सा आया था? क्लासिकल ग्रीस थ्योरी डी। उसके बाद आए थे हॉब्स 17th सेंचुरी बी, फिर ए, फिर सी एंड फिर ई। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है मैच द फॉलोइंग। यूएन चार्टर जो है और जो उसमें पर्पस दिए हुए हैं आर्टिकल नंबर 1 में, आर्टिकल 1 में पर्पस दिए हैं, आर्टिकल 2 में प्रिंसिपल्स दिए हैं, उसको हमें लाइन से लगाना है क्रोनोलॉजी और मैचिंग के थ्रू। तो सबसे पहला आर्टिकल 1 का जो पहला वो है वो बोलता है टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। सेकेंड पॉइंट बोलता है टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशन। थर्ड बोलता है टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। एंड फोर्थ बोलता है टू बी अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशन इन द अटेनमेंट ऑफ कॉमन एंड्स। तो फर्स्ट का है हमारा थर्ड टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, सेकेंड का हमारा टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन, ए का 3, बी का 2,
ए का 3, बी का 1, सी का 2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पस और प्रिंसिपल्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो चार्टर में दिए हुए यूएन चार्टर में, उनको पढ़ के जाना है। क्रोनोलॉजी भी याद करके जानी है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं और फिर से आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ सेक्शन इन विच दे अपीयर इन द लेबर कोड। तो सबसे पहले मार्शल लॉ के बारे में ही दिया है, फिर पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में दिया है, ऑफ द एनिमी, फिर डेजर्ट सर्च, फिर पार्टीशंस और फिर स्पाइस। मतलब कि बिल्कुल लाइन से लगा हुआ है, ए बी सी डी एंड ई इज द आंसर। लेबर कोड 1863 का जो है, जिसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं यूएन यूएसए की गवर्नमेंट को फॉर मेंटेनिंग आर्मीज, उससे रिलेटेड है लेबर कोड। और उसमें जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो एज इट इज यही दिया हुआ है, ए बी सी डी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, which theory in IPR is based on the value that the law should not reward creators whose intellectual works harm life, health, liberty और society generally। कौन सी ऐसी थ्योरी है, क्योंकि जो आईपीआर है वो कुछ थ्योरीज पे बेस्ड है, तो ऐसी कौन सी थ्योरी है जो ये कहती है कि लॉ को रिवॉर्ड नहीं करना चाहिए ऐसे क्रिएटर्स को, ऐसे इंटेलेक्चुअल क्रिएटर्स को जो हार्म करते हो। तो ये है मोरल डेजर्ट थ्योरी, जो कि ये बोलती है कि नहीं करना चाहिए अवॉर्ड जो कि हार्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following sections do not deal with internet, cyber, computer crime? कौन से डील नहीं करते हैं? तो 354D जो स्टॉकिंग से रिलेटेड है करता है, 111 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से, 66F ये भी करता है। बट जो 50A जो कि एक प्रोसीजरल है और 11A जो कि एक प्रोसीजरल है, ये इंटरनेट, साइबर इन सब से डील नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ए एंड ई। ए एंड ई इज आंसर, बिकॉज इसमें क्या पूछा है, डू नॉट। फिर से नॉट का क्वेश्चन आया है कि कौन से डील करते हैं, ये नहीं पूछा है, कौन सा डील नहीं करते हैं ये पूछा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट केस ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया इन्वॉल्विंग इश्यूज रिलेटिंग टू environment and ecological balance, which brought the issue of conflict between development and conservation into sharp focus, with the supreme emphasizing the need for reconciliating the two in the larger interest of the country। तो ये कौन सा केस है, RL एंड ई केंद्र देहरादून वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एज पर ऑस्टिन ऑन लॉ एंड मोरालिटी? कौन सा करेक्ट नहीं है? फिर से ये पूछा कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो हमें ये बताना नहीं है, मतलब पहले हम वो हटा देंगे जो कि करेक्ट है। पॉजिटिव लॉज आर सेट बाय पॉलिटिकली सुपीरियर एंड अ प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस। पॉजिटिव लॉ पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे ऑस्टिन, इसलिए ये स्टेटमेंट एकदम सही है। लॉज बाय एनालॉजी आर कॉल्ड इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। जो ऑस्टिन उन्होंने दो काइंड में डिवाइड किया लॉ को, प्रॉपरली सो कॉल्ड और इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। तो लॉज बाय एनालॉजी जो है वो इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड के कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं। लॉज आर ऑफ टू टाइप्स, लॉ प्रॉपरली एंड लॉज इम्प्रॉपरली। सही बात है, ऑस्टिन ने ऐसा बोला है। ऑस्टिन्स कंसेप्शन ऑफ लॉ टेक्स इनटू अकाउंट पॉजिटिव लॉ एंड पॉजिटिव मोरालिटी। तो ये बात भी सही है, वो पॉजिटिव लॉ पॉजिटिव मोरालिटी को कंसीडर करते हैं। सी वाला ऑप्शन कह रहा है कमांड, ड्यूटी, सैंक्शन एंड मोरालिटी आर इनसेपरेबल, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि कमांड, ड्यूटी, सैंक्शन और मोरालिटी सेपरेबल है। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया वो हो गया सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, under public international law the Nottebohm case is of great importance in relation to which of the given options? nationality। nationality के लिए Nottebohm का केस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are the dates in which India signed and ratified the 1949 की जेनेवा कन्वेंशन को? किस दिन साइन किया था और किस दिन रेटिफाई किया था? तो 10 दिसंबर 1949 को साइन किया था और रेटिफाई किया था 13 नवंबर 1950 को। वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स, जेनेवा कन्वेंशन 1949। Which statements are true about the theories of corporate personality? Theories of corporate personality से related कौन सा statement सही है? तो fiction theory says only human beings can be properly called persons, सही बात है। Concession theory states that corporate bodies have legal personality only if granted by the law। वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेशन थ्योरी बिल्कुल यही बोलती है कि कॉर्पोरेट के पास पर्सनालिटी सिर्फ तब हो सकती है जब स्टेट यानी कि लॉ उसको ग्रांट करे। फिक्शन थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक थ्योरी, गलत स्टेटमेंट, क्योंकि जो ऑर्गेनिक थ्योरी है उसका नाम है रियलिस्टिक थ्योरी, रियलिस्ट थ्योरी। ना कि फिक्शन थ्योरी। Symbolist of bracket theory says that members of the corporations are the only persons who have rights and duties। बिल्कुल सही है। Symbolist theory बोलती है कि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के बगल में एक ब्रैकेट लगाया जाएगा जहां पे मेंबर्स के नाम लिखेंगे। क्यों?
क्योंकि सिर्फ जो मेंबर्स होते हैं उनको राइट्स और ड्यूटीज होती है, इसलिए पता होना चाहिए कि कौन से मेंबर्स हैं ताकि उनकी राइट्स और ड्यूटीज वो डिसाइड कर पाए, असर्टेन कर पाए। सेविंगली सामन एंड आईसी सपोर्ट फिक्शन थ्योरी। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताने थे ट्रू, तो स्टेटमेंट 1 सही है, 2 सही है, 4 सही है, 5 सही है। ए बी डी एंड ई, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है कंसेप्ट्स और उनके केसेस, जो डॉक्ट्रिन्स हम पढ़ते हैं कंपनी लॉ में उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स और फिर उनके केसेस कौन कौन से, तो देखते हैं। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, फेमस केस सामन वर्सेस सामन। इन्विटेशन टू पब्लिक इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस, नैश का केस। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, ये हो जाएगा हमारा एशबरी। रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिचे। और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टुर्कान। पहले भी आ चुका है ये वाले केसेस, इंडोर मैनेजमेंट के केसेस तो 1-2 बार आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है ऐसे तो इसका क्या बना ऑप्शन ए का 4, बी का 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग ग्राउंड्स of dissolution of marriage in chronological order as stated in the Dissolution of Marriage Act. So husband has failed to provide maintenance, first point. Husband was impotent at the time of marriage, second point. Husband has been insane for a period of 2 years, third point. Husband associates with women of evil repute, fourth point. And husband attempt to force her to lead immoral life, fifth point. तो क्या बन गया? A, C, B, E, D. A, C, B, E, D. Option number 2 is the correct answer. सेक्शन 3 में जो डिसोल्यूशन के ग्राउंड दिए उनको क्रोनोलॉजी में लगाने का क्वेश्चन आया था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू पूछा है, इनकरेक्ट नहीं पूछा है, करेक्ट पूछा है। तो डब्ल्यू इज हेडक्वार्टर्ड इन हेग, नो इट्स इन जेनेवा। देयर हैज बीन 9 राउंड्स ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन सिंस द सेकंड वर्ल्ड वॉर, सही बात है। दोहा राउंड इज द लेटेस्ट राउंड, सही बात है। एंड W2 हैज 154 मेंबर्स, नो 164 से भी ऊपर जा चुके हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो गए बी एंड सी ओनली, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये थ्योरीज हैं आईपीआर की थ्योरीज और उनके ज्यूरिस से हमें इनको मैच करना है। तो पर्सनहुड थ्योरी किसने दी थी? कांट ने, एमिनल कांट ने। नेचुरल राइट थ्योरी के बहुत फेमस जॉन लॉक। इंसेंटिव थ्योरी विलियम नॉर्डर्स एंड क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन थ्योरी इज जोसेफ। तो ए का 3, बी का 1, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 ऑफ एनजीटी। एनजीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, हर बार एक क्वेश्चन लगभग एनजीटी से आता ही आता है, इसलिए एनजीटी एक्ट को अच्छे से पढ़ने का ट्राई करना है। तो सेकंड शेड्यूल्स के शेड्यूल भी पढ़ने हैं, 3 शेड्यूल्स हैं। तो सेकंड शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? हेड्स अंडर विच कंपनसेशन और रिलीफ फॉर डैमेजेस वे बी क्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है, जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं एनवायरमेंट को रिलेटेड उनके ईयर से मैच करना है। तो यूएन कॉन्फ्रेंस, यानी कि ये तो जो थी वो रियो अर्थ कॉन्फ्रेंस जिसे हम बोलते हैं, तो ये हुई थी 1992 में, बहुत फेमस। क्योटो कॉन्फ्रेंस हुई थी ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड 1997 में। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। तो ए का 2, बी का 3, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange the following provisions of the Hague Conventions 1907 in the numerical order in which they appear. Hague Convention 1907 में जो provisions थी उनको उसमें लगाना है chronological order में। The Pacific Settlement सबसे पहले आता है, फिर limitation of employment of force second, opening of hostilities third point है, laws and customs of war on land fourth, and rights and duties of neutral power and persons in case of war on land fifth। तो बिल्कुल लाइन से दिए हुए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है ऑफेंसेस पनिशमेंट, आईपीसी के हिसाब से हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि अब बीएनएस आ चुका है, नया एक्ट आ चुका है, पर एक बार देख लेते हैं। तो गैंग रेप में जो कोई भी फाइन होता है वो विक्टिम को दे दिया जाता है। डकॉइटी से रिलेटेड हो जाएगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। किडनैपिंग फॉर रैंसम हो जाएगा हमारा पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। और डाउरी डेथ इज नॉट लेस देन 7 years। तो ए का हो गया 1, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 3। Correct option is option number 4. Next question. Which kind of encumbrance of property gives a right or limited use of a piece of land to persons without giving them possession of the land? बिना possession दिए encumbrance देने का कौन सा तरीका है, उसको क्या बोलते हैं? तो वो है servitude। Next question. Which one of the following is not part of specified dower? Specified dower से related मुस्लिम लॉ में कौन सा नहीं है? तो it is
प्रॉपर डावर जो है वो नहीं है, क्योंकि प्रॉपर डावर जो है वो कोर्ट स्पेसिफाई करता है, ना कि पार्टीज पहले से। तो प्रॉपर डावर इज नॉट पार्ट ऑफ स्पेसिफाइड डावर। द केस ऑफ वर्धमान कौशिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया decided in 2014-50 is considered unique in the context of resolving the menace of air pollution in Delhi because, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर 3 बी वाला स्टेटमेंट। इसमें लिखा है द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अडॉप्टेड द प्रैग्मेटिक कंसल्टेटिव एंड डेलिबरेटिव अप्रोच इन द केस, मतलब कि उन्होंने सारी जो एयर अथॉरिटीज थी उनको बुला करके उनसे कंसल्ट किया था, और जो गाइडलाइंस वगैरह थी वो सारी अथॉरिटीज को दी थी, मतलब एक कंसल्टेटिव अप्रोच अडॉप्ट की थी, सो दैट एक्चुअली में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जा सके, इसीलिए इसको यूनिक केस माना जाता है। केस का नाम है वर्धमान कौशिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कन्वेंशंस ट्रीटीज इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले आता है हमारे पास हेग कन्वेंशन जो 1899-1907 के आसपास पास हुई थी, दो है क्योंकि ये। फिर आता है हमारे पास यूडीएचआर 1948, फिर आता है हमारे पास यूरोपियन कन्वेंशन 1949 इज जेनेवा कन्वेंशन, यूरोपियन कन्वेंशन इन 1953 एंड टोक्यो कन्वेंशन 1963। तो इसका बना हमारा करेक्ट जो बना वो ए, इसके बाद ई, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement are true in the context of form of government in USA and India? यूएस और इंडिया को कंपेयर करते हुए बताना है कि जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसकी कौन सी बात स्टेटमेंट सही है। तो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन गिव्स प्रेसिडेंट वीटो पावर ओवर द बिल्स पास बाय द कांग्रेस, सही बात है, सेक्शन 7 में वीटो पावर दी गई है प्रेसिडेंट को। यूएस एंड इंडिया स्ट्रिक्टली फॉलो द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, स्टेटमेंट गलत, क्योंकि इंडिया को भी साथ में शामिल कर लिया गया, जहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को स्पेसिफिकली या स्पेशली फॉलो नहीं किया जाता है, रिजिडली फॉलो नहीं किया जाता है। The US president is more powerful as compared to the Indian Prime Minister. Removal method of USA president, हमें इसमें ट्रू स्टेटमेंट्स बताने हैं। तो रिमूवल मेथड ऑफ यूएसए प्रेसिडेंट एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज टेक्निकल एंड डिफिकल्ट, गलत है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को इंडिया में हटाने का तरीका एकदम अलग है। जो मोशन पास होता है, कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, वो एक तरीका होता है, और प्रेसिडेंट में जुडिशियल मेथड है इम्पीचमेंट का, तो एकदम डिफरेंट है। तो ये वाला तो स्टेटमेंट ही एकदम गलत हो गया, डी वाला। तो ये तो गई डी वाला स्टेटमेंट जहां जहां दिया गया है। तो अब हमें बताना है एसी होगा या एसी एंड ई होगा। तो यूएस प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर वाला भी ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा एसी एंड ई ओनली, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कन्वेंशंस ट्रीटीज इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले आता है हमारे पास हेग कन्वेंशन जो 1899-1907 के आसपास पास हुई थी, दो है क्योंकि ये। फिर आता है हमारे पास यूडीएचआर 1948, फिर आता है हमारे पास यूरोपियन कन्वेंशन 1949 इज जेनेवा कन्वेंशन, यूरोपियन कन्वेंशन इन 1953 एंड टोक्यो कन्वेंशन 1963। तो इसका बना हमारा करेक्ट जो बना वो ए, इसके बाद ई, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement are true in the context of form of government in USA and India? यूएस और इंडिया को कंपेयर करते हुए बताना है कि जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसकी कौन सी बात स्टेटमेंट सही है। तो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन गिव्स प्रेसिडेंट वीटो पावर ओवर द बिल्स पास बाय द कांग्रेस, सही बात है, सेक्शन 7 में वीटो पावर दी गई है प्रेसिडेंट को। यूएस एंड इंडिया स्ट्रिक्टली फॉलो द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, स्टेटमेंट गलत, क्योंकि इंडिया को भी साथ में शामिल कर लिया गया, जहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को स्पेसिफिकली या स्पेशली फॉलो नहीं किया जाता है, रिजिडली फॉलो नहीं किया जाता है। The US president is more powerful as compared to the Indian Prime Minister. Removal method of USA president, हमें इसमें true statements बताने हैं। तो removal method of USA president and Indian Prime Minister is technical and difficult, गलत है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को इंडिया में हटाने का तरीका एकदम अलग है। जो मोशन पास होता है, कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, वो एक तरीका होता है, और प्रेसिडेंट में जुडिशियल मेथड है इम्पीचमेंट का, तो एकदम डिफरेंट है। तो ये वाला तो स्टेटमेंट ही एकदम गलत हो गया, डी वाला। तो ये तो गई डी वाला स्टेटमेंट जहां जहां दिया गया है। तो अब हमें बताना है एसी होगा या एसी एंड ई होगा। तो यूएस प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर वाला भी ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा एसी एंड ई ओनली, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशंस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अडॉप्शन। जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस पास हुए हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। बहुत बार बताया है, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, नॉट करेक्ट के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मैचिंग के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सारे ही क्वेश्चंस के लिए 100% प्रेजेंस बहुत जरूरी है, तभी वो क्वेश्चन सही होने के। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें आपको आती होंगी एग्जाम हॉल में बैठ के, बट कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपने कभी पढ़ी होंगी, बट आपका 100% प्रेजेंस के साथ आपको वो सारी चीजें याद आ जाए, या इतना याद आ जाए कि ऑप्शन करेक्ट हो जाए।
तो एडिशनल प्रोटोकॉल टू जेनेवा कन्वेंशन कब पास हुई है? 1977 में। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स 1990, कन्वेंशन रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज 1951 एंड एग्रीमेंट ट्रेडिंग एस्टैब्लिशिंग WTO 1994, जिसको हम मरकेश ट्रीटी बोलते हैं। तो स्टार्ट हुआ हमारा 1977 से ए, उसके बाद आता नहीं, स्टार्ट हुआ सी से, C, A, B and D. Option number 1 is the correct answer. Next question. Arrange the following section as stated in chapter 17 of Indian Penal Code, यानी कि जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं उनको लाइन से लगाना है आईपीसी के हिसाब से। तो सबसे पहले आ जाता है मिस्टीफ, आ जाता है हमारा 425 में, स्टोलन प्रॉपर्टी 410 से 414 में, मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डिक्वाइटी 399 में, डिक्वाइटी विथ मर्डर 396 में, एंड एस्टैब्लिशिंग फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग डिक्वाइटी ये दिया है हमारा 402 में। अब इसको लगा लेते हैं क्रोनोलॉजी में। तो सबसे पहले आया हमारे पास डिक्वाइटी विथ मर्डर, यानी कि डी से स्टार्ट होगा, उसके बाद जाएगा 396 के बाद 399, बी के बाद सी, ई, बी एंड ए। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेयर डीलिंग? नॉट अ फेयर डीलिंग अंडर द कॉपीराइट एक्ट, तो ये हो जाएगा कमर्शियल यूज, क्योंकि प्राइवेट यूज, रिसर्च पर्पज और रिपोर्टिंग करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें जो है वो फेयर यूज है, बट अगर आप कमर्शियल यूज में कर रहे हो तो वो फेयर यूज के तहत नहीं आता अंडर द कॉपीराइट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस पर्सन इंटरेस्टेड? तो पर्सन इंटरेस्टेड कौन से वाले एक्ट में डिफाइंड है? इट इज डिफाइंड अंडर पेटेंट एक्ट, 83 का ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the context of refugees, which of the following option provide the analogous article of EU Charter of Fundamental Rights corresponding to Article 3? Article 3 से मिलता जुलता आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 4। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग प्रोविजन एज पर द करेक्ट ऑर्डर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नर से रिलेटेड जितने प्रोविजंस हैं, स्टेट गवर्नर से रिलेटेड जितने प्रोविजंस हैं, उनमें से कुछ सेक्शंस हमें क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगाने हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ स्टेट 153, उसके बाद आ जाता है हमारे पास एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट 154, फिर आ जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर 155, फिर टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर 156 एंड क्वालिफिकेशन 157। तो ये स्टार्ट हुआ हमारा 153 से EACBD। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, implied condition as to quality or fitness is given under which section? It is given under section number 16. Implied condition as to quality or fitness. Next question, in order to constitute a मर्ज उल मौत, which of the following conditions must be satisfied? कौन सी satisfy होनी चाहिए? must not भी नहीं लिखा है, must भी लिखा है, यानी कि ट्रू कंडीशन बतानी है कि जो फॉलो होनी ही चाहिए। तो illness must result in death, सही स्टेटमेंट है। the illness must cause reasonable apprehension of death इन द माइंड ऑफ डोनर, जो दे रहा है गिफ्ट उसके माइंड में एक एप्रीहेंशन होना चाहिए कि उसकी डेथ बस हो ही सकती है। तो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। देयर शुड बी सम एक्सटर्नल इंडिका ऑफ सीरियस इलनेस, लगना चाहिए कि हाँ कुछ बहुत सीरियस इलनेस है जिसकी वजह से डेथ कभी भी हो सकती है। देयर मस्ट बी एन एप्रीहेंशन ऑफ डेथ इन द माइंड ऑफ फिजिशियन, नहीं बिल्कुल नहीं, फिजिशियन के माइंड में एप्रीहेंशन है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज नॉट द कंडीशन, दिस इज नॉट अ कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड टू मेक इट अ वैलिड मर्ज उल मौत यानी कि गिफ्ट। डिलीवरी ऑफ पोजेशन मस्ट बी गिवन टू द डोनी, ये बात सही है, पोजेशन जाना ही जाना चाहिए। तो कौन कौन से सही है? ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग मैक्सिम? एक्स टर्पी कॉज और नॉन ऑडिटर एक्शियो, तो फ्रॉम एन इमोरल कॉज नो एक्शन अराइजेस। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, 88 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मैचिंग, जिसमें जो IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाले जो हमारी यूनिट है उसमें जो ऑर्डर्स पास किए जाते हैं उनको उनके कंसेप्ट से मैच करना है। तो सबसे पहला है एंटन पिलर ऑर्डर, जिसमें राइट मिलता है टू सर्च प्रीमाइसेस एंड सीज एविडेंस विदाउट प्रायर वार्निंग। मतलब विदाउट प्रायर वार्निंग के क्या क्या राइट मिल जाते हैं? सर्च करने का प्रीमाइसेस को और उसको सीज करने का, वहां से अगर कुछ मिल रहा है तो। मरेवा इंजंक्शन में क्या होता है? डिफेंडेंट के असेट्स को फ्रीज कर लिया जाता है। जॉन डॉ का ऑर्डर क्या बोलता है कि लीगल एक्शन अननोन पार्टीज के अगेंस्ट भी लिया जा सकता है। एंड डायनामिक इंजंक्शन बात करता है इंजंक्शन ऑर्डर अगेंस्ट ऑल माइनर वेबसाइट्स। तो ए का हुआ 2, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। कई बार इजी क्वेश्चन नहीं होता, इजी उसके ऑप्शंस होते हैं।
एक अगर आपको सिर्फ एंटन पिलर ऑर्डर भी पता है और आपको पता है कि इट इज अ राइट टू सर्च विदाउट एविडेंस विदाउट प्रायर वार्निंग, तो ए का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है और आपका सारा सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन हर बार डिफिकल्ट होगा या नहीं इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसके ऑप्शंस कितने डिफिकल्ट या इजी है। जैसे इसके ऑप्शंस बहुत इजी है, अब अगर 3 ऑप्शंस में ए का 2 दिया होता तो फिर आपको दूसरे ऑप्शंस देखने पड़ते हैं, पर क्योंकि ए का 2 दिया है, बाकी किसी ऑप्शन में ए का 2 दिया ही नहीं है, इसके ऑप्शंस बहुत इजी है, जिसकी वजह से क्वेश्चन इजी माना गया था उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज करेंटली सर्विंग एज जज? तो दलवीर भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इंग्लिश और फ्रेंच दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अरेंज द फॉलोइंग ग्राउंड्स प्रोलॉजिकल ऑर्डर, जिसमें हिंदू वाइफ एंटाइटल होती है मेंटेनेंस के लिए वाइल लिविंग सेपरेटली। जब वो अपने हस्बैंड से सेपरेट रह रही है फिर भी उसको मेंटेनेंस क्लेम करने का राइट है, तो वो दिया है सेक्शन नंबर 18 में। कुछ ग्राउंड्स दिए हैं जब वो अलग रह के भी, सेपरेट रह के भी हस्बैंड से क्लेम कर सकती है राइट टू मेंटेनेंस। तो सबसे पहला ग्राउंड है डिजर्शन का, उसके बाद क्रूएलिटी का दिया है पर वो इधर ऑप्शंस में नहीं है, उसके बाद दिया है अदर वाइफ लिविंग का, उसके बाद दिया है कॉन्क्यूबाइन का कि वो कॉन्क्यूबाइन रखता है अपने हाउस में, फिर इफ ही सीज टू बी अ हिंदू यानी कि 1 2 3 सीज टू बी इन द 4th एंड अदर कॉज 5th। देख लेते हैं, A B D C E, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following cases are related to the restitution of conjugal rights? Restitution of conjugal rights से related कौन सा केस है? तो टी सरिता का केस रेस्टिट्यूशन से रिलेटेड है, पारेख का केस, प्रकाश का केस है रिलेटेड, और हरविंदर कौर वर्सेस हरमिंदर सिंह का है। तो ए बी एंड डी ये जो 3 केसेस हैं ये डील करते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिमिटेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो डॉक्ट्रिन है उसकी जो लिमिटेशन है वो कौन सी मानी जाती है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन 1 पर्सन कंपनी इज आर। मिनिमम कितने होने चाहिए? 1 तो होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? तो डैमेज ऑर्डिनरी कोर्ट्स में मिलेगा, रिमोट डैमेजेस कभी नहीं मिलते, अलग से ही मना किया हुआ है रिमोट डैमेजेस के लिए। बहुत सारे केसेस आए हैं जिसमें रिमोट डैमेजेस के लिए मना किया हुआ है, तो बी तो करेक्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। उसके बाद है स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी इज गिवन देन पेनल्टी इज अ कॉन्सिक्वेंस। अगर पहले से लिखा हुआ है कि अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो पेनल्टी लगाई जाएगी अकॉर्डिंग टू द अमाउंट गिवन, तो अगर वो लिखा हुआ है और अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो पेनल्टी कॉन्सिक्वेंस होगा, सही स्टेटमेंट है। इन क्वांटिफाइंग डैमेजेस द इनकन्वीनियंस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस हैज टू बी कंसिडर्ड, कि आपने परफॉर्म नहीं किया है उसकी वजह से दूसरी पार्टी को कितना इनकन्वीनियंस हुआ है, उस बेसिस पे भी डैमेजेस डिसाइड किएंगे। ये भी एक सही स्टेटमेंट है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट सिर्फ बी है, बाकी ए सी एंड डी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, तो ए सी एंड डी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन फॉर्म द बेसिस ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो वहां का एक बेसिक फीचर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम्प्लीफाई द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स? तो आर्टिकल 1, 2 एंड 3 तीनों ही जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं। कैसे? आर्टिकल 1 में दिया है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इस तरीके से तीनों लाइन से लगे हुए हैं, और वो बताता है कि कैसे अमेरिका जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गाइड टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस टू डिसाइड डिस्प्यूट सबमिटेड बाय द पार्टीज? स्टेट पार्टीज ने अगर कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास केस दिया है तो वो किस हिसाब से डिसाइड करती हैं? द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड नेशंस। जो सिविलाइज्ड नेशंस ने जनरल प्रिंसिपल्स फॉलो किए मानते हैं, जैसे कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को, इस तरीके के जो प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनको फॉलो करते हैं, उन्हीं प्रिंसिपल्स के बेसिस पे आईसीजे अपना डिसीजन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुक ऑफ जॉन रॉल्स वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1971? कौन सी बुक पब्लिश हुई थी? द थ्योरी ऑफ जस्टिस की जो बुक थी वो पब्लिश हुई थी 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following statement is generally understood to mean the essence of Estrada doctrine? Estrada doctrine से related कौन सा statement सही है? तो recognition of government is an imperative for recognition of state, नहीं। recognition of government provides legality, नहीं, वो legality भी provide नहीं करता। Estrada doctrine basically बोलती है recognition of government is unnecessary once the state has been recognized। अगर वो factually एक बार decide हो चुका है कि वो state है तो उसके बाद recognition से फर्क नहीं पड़ता, it is unnecessary। तो option number 1 is the correct answer। तो इस वीडियो में हमने जनवरी 2025 के क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट किए हैं,
एमसीक्यूज लगाना बहुत जरूरी है, पीवाईक्यूज लगाना उसमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ पिलर पे मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने यूट्यूब चैनल पे हमारे बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड, और आप हमें और आगे ज्यादा से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हम डेली एमसीक्यूज अपलोड करते हैं। हमारी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए यहाँ आप नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।